हाँ, इससे पहले क्या पढ़ा है? जस्ट इससे क्या पढ़ रहे थे? क्या हेडिंग था जिसको हम पढ़ रहे थे? क्या हेडिंग था यार अपना? न्यूक्लिक एसिड। ओके। हाँ, तो क्या क्या कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड के? नाइट्रोजन बेस है, पेंटोस शुगर है ना? और कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड ये भी आपको बताया था। वो बॉन्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है ना? हाँ, चलिए, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड बनाना हो तो कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चाहिए और कितने एस्टर बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है? ये कंप्लीट हो गया है ना? ओके। तो हमने ये कहा था कि अगर प्यूरिन बेस हो तो कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा? प्यूरिन बेस हो तो कौन सा ग्लाइकोसिडिक? 1,9 है ना? 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, यही ना? ओके। और अगर पिरिमिडिन बेस हो तो 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। ये सब पूरा कंप्लीट हो चुका है ना? चलिए, ठीक है। ओके, कौन कौन से प्यूरिन बेसेज हैं? कौन कौन से पिरिमिडिन बेसेज हैं? सी यूटी कट। ओके। चलिए, इसके बाद से डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेसेज के बारे में बात की है। डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात की है। डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात की है। ये पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये नहीं हुआ है? नोट दिखाओ। बस इतना ही हुआ? अच्छा, और ये नोट किया था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एस्टर बॉन्ड का जो नंबर है वो न्यूक्लियोटाइड के नंबर के बराबर है। ये भी नहीं हुआ है? ये हो गया है? ये हो गया है? अच्छा, चलो ठीक है। ये नोट कर लिया है, इसको फिर हमें हटाना पड़ेगा। अब मैं दोबारा नहीं नोट करूंगा इसे, सिर्फ बोलूंगा भाई। चलिए, चलो इसमें देखते हैं। आरएनए और डीएनए दो पार्ट कर लिए हैं, नोट करना शुरू करिएगा उसी का। ठीक है, बाकी ये सब तो आपने यहाँ पे नोट किया होगा ना इस फोटो पे। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में, के बाद न्यूक्लियोसाइड के बारे में, और फिर जानने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही हम लोग डीएनए के बारे में जानेंगे, नाइट्रोजन बेस कौन से हैं, फिर हम जानेंगे न्यूक्लियोसाइड कौन है, और फिर हम जानेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या। ओके। हाँ, कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेज हैं आरएनए में? कौन कौन से हैं? ए, जी, सी, यू, यही ना? ए, जी, सी, यू। ओके। अगर हम डीएनए की बात करें तो कौन से नाइट्रोजन बेसेज हैं? ए, जी, सी, टी। ओके।
ये जो यू है, जो यूरेसिल है, के आइडेंटिफाइंग बेस है किसका? आरएनए। तो हम यू को देख के, यूरेसिल को देख के ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये आरएनए है। तो इसको बोला जाएगा कि आइडेंटिफाइंग बेस है। आप बताइए क्या आइडेंटिफाइंग बेस होगा? बिल्कुल सिमिलर। अगर हम कहें डीएनए का आइडेंटिफाइंग बेस है तो क्या होगा? आइडेंटिफाइंग बेस। ओके। हाँ, यहां नाम बताइए इसका। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है ये। चलिए, ओके। यहां देखिए, अगर आप नाइट्रोजन बेस से न्यूक्लियोसाइड बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाओगे? क्या करें? नाइट्रोजन बेस को कहां जोड़ें? नाइट्रोजन बेस को कहां जोड़ना होगा? हा? कार्बन नंबर 1 पे। किसके कार्बन नंबर 1 पे? पेंटोस सुगर। अगर आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, तो कौन सा पेंटोस सुगर होगा? कौन कौन से पेंटोस सुगर बनाए हैं तुमने? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अभी कौन सा शुगर तुम्हें, कौन किस शुगर पे जोड़ना होगा? राइबोज पे। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर कहां है? डीएनए। राइबोज शुगर कहां है? तभी तो दो प्रकार के दिखाए थे वहां पे। ठीक है। तो अभी देखो, नाइट्रोजन बेस और ये बना है न्यूक्लियोसाइड। कैसे बना है? नाइट्रोजन बेस को कहां जोड़ा है? राइबोज शुगर पे। और जाहिर सी बात है कहां जोड़ा होगा? कार्बन नंबर 1 पे जोड़ा होगा। कहां जोड़ा होगा? कार्बन नंबर 1 पे जोड़ा होगा। इसी के साथ बनेगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। ओके। नाम होता है न्यूक्लियोसाइड का। जो एडेनिन है उसका जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नाम है। ओके, ये देखो, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाना चाह रहे हैं। क्या करें? क्या करें यार बताओ? तो फास्फेट को ऐड करना होता है पेंटोस शुगर के किस कार्बन पे? तो दोहरा के नहीं आते हैं। कार्बन नंबर 5 पे। ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है। चलिए, ओके, बिल्कुल सिमिलर। यहां देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस कौन से हैं। हाँ, यहाँ देखो, नाइट्रोजन बेस को कहां लगाएं तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा? बात हो रही है डीएनए की। कहां जोड़े? डीऑक्सीराइबोज पे जोड़े, बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। जोड़ देंगे फास्फेट को तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ओके। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। हाँ देखिए, पहले आप आरएनए वाले पार्ट पे आइए, बाद में नोट करिएगा। देखिए इधर, यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन बेसेस है, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं? 4 होंगे। कौन से होंगे? AGCU। ओके। टी नहीं होगा, थायमिन नहीं होता है आरएनए में। थायमिन जो है वो आइडेंटिफाइंग बेस है डीएनए का, जबकि जो यूरेसिल है वो आइडेंटिफाइंग बेस है किसका? आरएनए का। तो ये 4 नाइट्रोजन बेसेज आपको दिख रहे हैं। क्या नाम है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ओके।
अब हम इन नाइट्रोजन बेसेज को कार्बन नंबर 1 पे जोड़ने जा रहे हैं, किसके? राइबोस शुगर के, और बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। बहुत बेसिक है। अब न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड अगर आपको नहीं आ रहा ना, तो फिर ये पूरा चैप्टर पढ़ने कोई मतलब नहीं, बेकार है। तब आप कुछ नहीं कर पाओगे इस पूरे चैप्टर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि एडेनिन है और उससे बनने वाला जो न्यूक्लियोसाइड है उसका क्या नाम होता है? एडिनोसिन। ग्वानिन से क्या बनेगा? ग्वानोसिन। साइटोसिन से क्या बनता है? साइटिडिन। क्या बनता है? साइटिडिन। एंड यूरेसिल से क्या बनेगा? यूरिडिन बनेगा। क्या बनेगा? यूरिडिन। ओके, और अभी हम क्या करने वाले हैं? फॉस्फेट जोड़ने जा रहे हैं। क्या नाम होना चाहिए? हाँ, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। नहीं, हाँ या ना? हम इसको बोल दें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट? नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। हमने एडिनोसिन पे एक फास्फेट लगाया तो नाम होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या नाम होगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसी का नाम होता है, जो आप बता रहे थे अभी, क्या नाम होता है? एडिनालिक एसिड। तो यह है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अरे एडिनोसिन पे एक फास्फेट, एक ही तो जोड़ा है ना, तो एक जोड़ा है तो मोनोफॉस्फेट, नाम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिलहाल आप ये याद हो जाना, ये जरूर याद करना, क्या नाम है इसका? एडिनालिक एसिड नाम। क्या नाम है? एडिनालिक एसिड। इसका नाम है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, या इसको क्या बोला जाएगा? ग्वानालिक एसिड। ये होगा क्या? साइटिडालिक एसिड। एंड ये होगा यूरी डाइलिक एसिड। इस वाले पार्ट को कंप्लीट करिए। हो गया तो इसके नाम लिखिए पूरे, फिर यहां नोट करिए इसको, फिर इसको नोट करिए। अगर ये भी हो जाए तो अगला टॉपिक देख लीजिए उसमें क्या है। डीएनए के और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आपको अच्छे से याद करना है ना? उसमें एक 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 स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो सही से रफ पे लिख के जाके आज याद करिएगा प्रॉपर, है ना? और देख लीजिएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। कोई चीज आपको याद है कि नहीं याद है, ये जानने का क्या तरीका है, लिख के देख लीजिए। अगर आ रहा है, लिख लिया सही से तो ठीक है, नहीं लिख रहा है, नहीं लिख पा रहे हैं, समझ लीजिए सन्नाटा है। अभी आपको और काम करने की जरूरत है इस पे। ये कंप्लीट कर लिया? हम्म। अब इस वाले कॉलम में आ जाइए। अब इतनी बात नोट करिए पहले, नाइट्रोजन बेस, ये पूरा नाम नोट करिएगा ये आप। क्या नाम है इसका? इसका, 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 ठीक है, ओके। अब ये क्या लिखा है? डीऑक्सीराइबोस बनेगा न्यूक्लियोसाइड। कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा? यही बनेगा, एडिनोसिन। लेकिन आगे क्या लग जाएगा? डीऑक्सी लग जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। यहाँ क्या बन जाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। यहाँ क्या बन जाएगा? डीऑक्सीसाइटिडीन। यहाँ क्या बन जाएगा? डीऑक्सीथाइमिडीन। तो ये मैं नोट कर दे रहा हूं, डीऑक्सी
थाइमिडीन। ओके, बाकी यहां बनेगा डीऑक्सी, यही बनेगा, आगे क्या लग जाएगा, डीऑक्सी लग जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ डीऑक्सी एडिनालिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानालिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडालिक एसिड, और यहां आप जानते हो क्या बनने वाला है, डीऑक्सी थाइमिडालिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडालिक एसिड बन, ठीक है। क्या लिखना है, सब पूरा नाम नोट, है, और इस पार्ट पे इंपॉर्टेंट मार्क करिए। आजकल एक सवाल देते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को और नाइट्रोजन बेस को एक ही में मिक्स करके लिखते हैं, कहते हैं बताना कितने न्यूक्लियोसाइड हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, कितने नाइट्रोजन बेस, नहीं तो कर लोगे अब। ये कंप्लीट हुआ। कंप्लीट कर लिया, ओके कंप्लीट कर लिया है, इसी के जस्ट बाद एक नोट डालिए, और बताइए न्यूक्लिक एसिड में कितने टाइप के नाइट्रोजन बेसेज हैं, कितने टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स हैं, और कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं किसमें, न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड में कितने टाइप्स के नाइट्रोजन बेसेज हैं, कितने टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड हैं, और कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड हैं। हम्म, बताओ भाई, क्या फोर, न्यूक्लिक एसिड में 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसेज, तो 5 को 4 कहते हैं। कितने प्रकार के, 5, कौन कौन से, ए जी सी यू टी कट, 5 हो गए, ओके। कितने टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड, हाँ 4, ये 8। कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड, 4 और 4 8, ओके। तो न्यूक्लिक एसिड में 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेज हैं, 8 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड हैं, और 8 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यही सवाल अगर कहेगा डीएनए के लिए, तो आंसर होगा 4 4 4। और यही सवाल अगर आरएनए के लिए, मतलब आरएनए के लिए 4 4, और डीएनए के लिए भी 4 4 4, ठीक है ना। एक नोट डालिए, लिखें जरा, 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेज, 5 5 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेज, कमा लगा के, ठीक है। 8 टाइप, 8 8 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, 8 8 8 प्रकार के, 8 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, एंड 8 टाइप, ठीक है 8 ही प्रकार है ना, एंड 8 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या लिखा, 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस,
8 types of nucleoside and 8 types of nucleotide are found in nucleic acid. ठीक है ना? नेक्स्ट पार्ट पे ये लिखिए 4 types of nitrogen bases, 4 types of nitrogen bases, कम लगा के 4 types of nucleoside, 4 types of nucleoside and 4 types of nucleotide and 4 types of nucleotide are found in पाया जाता है are found in DNA as well as RNA, या DNA हो चाहे RNA हो, DNA as well as RNA दोनों को टिक कर लीजिए. ओके इससे पहले जो लिंकेज आपको याद कराया है भूलिएगा नहीं, है ना? 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड 1 9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है ना ये? ठीक है. हाँ. कब होगा 1 9? याद कर लिया तो मतलब चाहे एडेनिन जुड़े और चाहे गुआनिन जुड़े, जबकि CUT कट 1 ग्लाइकोसिडिक. ठीक है. ओके इसको हटा रहे हैं, कंप्लीट कर लिया. ठीक ना? कुछ छूटा नहीं ना? हाँ. अच्छा ये पॉइंट आपने नोट किया था न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप, लिखा था ना? चलिए एक नई हेडिंग दीजिए DNA. नई हेडिंग दीजिए DNA. पूरा नाम ठीक है. DNA ब्रैकेट में पूरा नाम लिखिए. DNA was discovered by DNA was discovered by DNA was discovered by फेडरिक मिक्सचर, जो न्यूक्लिक एसिड में आपने लिखा था. अरे वो तो बहुत पुरानी बात हो गई. न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय फेडरिक मिक्सचर. मिक्सचर क्या, मिक्सचर की स्पेलिंग क्या है? MEISCHER नहीं है ये? ओके तो फेडरिक मिक्सचर. ओके नेक्स्ट पॉइंट पे ये बताइए डीएनए माइक्रो मॉलिक्यूल है कि मैक्रो? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? मैक्रो होता है. MACRO तो डीएनए भी क्या होगा? लिखिए डीएनए इज मैक्रो मॉलिक्यूल, या आप क्या बोल सकते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल. ठीक है. डीएनए इज मैक्रो मॉलिक्यूल having molecular weight having molecular weight having molecular weight कितना है molecular weight? 10 टू पावर 6 से लेके 10 टू पावर 9 डाल्टन. कितना है?
10⁶ से लेके 10⁹ डाल्टन। क्या मानक था अपना जब बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे थे? तो 1000 डाल्टन से ज्यादा हो तो मैक्रो। ये देखो किस किस ऑर्डर में है। ये तो है 10⁶ से लेके 10⁹ डाल्टन के ऑर्डर में, तो ये तो होगा ही होगा मैक्रो मॉलिक्यूल, है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट पर ये लिखे जरा, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीएनए इज ए डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, बताओ न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है? हाँ, न्यूक्लियोटाइड का। ये डीएनए है तो किसका पॉलीमर होगा? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो आप लिखिए डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। हो रहा है। हाँ, क्या बोला, बताइए। लॉन्ग पॉलीमर है, किसका लॉन्ग पॉलीमर है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का। किसका? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग पॉलीमर है ये, ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग पॉलीमर है, ठीक। तो फोकस। ओके, इसके बाद उस वाले पेज पे चलिए जहां डीएनए हेडिंग है। ये वाला पार्ट कंप्लीट किया ना, जो मैं बोला डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। चले अब उस वाले पेज पे जहां डीएनए हेडिंग है आप उस पे चलिए, ठीक। और वहां देखिए जहां डीएनए हेडिंग है वहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, और उस ऑर्गेनिज्म में आपको न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजन बेसेज के और बेस पेयर कुछ बताने होंगे, वो आपको याद कराने जा रहे हैं। और हाँ, चले तो उसके बाद हमें ये नोट करना है, देखते हैं। तो एक कॉलम में हम नोट करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म वहां पे लिखे हुए हैं। उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड में डीएनए के बारे में जानेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड है कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है कि लीनियर है। उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर्स के नंबर के बारे, न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर के बारे में जानने वाले। तो ऐसे ये कॉलम लीजिए आप, ऑर्गेनिज्म, डीएनए और न्यूक्लियोटाइड एंड बेस पेयर के बारे में।
चले, ये देखिए ये आर्गेनिज हमने नोट किए हैं, क्या क्या नोट किया है पढ़िए जरा। एक बैक्टीरियोफेज है, क्या होता है बैक्टीरियोफेज? वायरस होता है। क्या नाम है? 5 × 174। क्या नाम है? 5 लिखा है, 5 × 174। एक और फेज है जिसका नाम है लैम्डा फेज। क्या नाम है? लैम्डा फेज। बाकी इसको आप जानते ही हो, इस्चेरिचिया कोलाई एंड पहचानते ही हो गए, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। चले ओके, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है बहुत सेलेक्ट करके लिखा गया है, वायरस लिखा हुआ है, बैक्टीरिया लिखा हुआ है, वायरस, प्रोकार्योटिक सेल और फिर यूकार्योटिक सेल, बहुत सेलेक्ट करके लिखा हुआ है। वायरस के बारे में बात कर रहा है, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है, और ये एग्जांपल लिया है यूकार्योटिक सेल के लिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखते हैं। हाँ, तो 5 × 174 लैम्डा फेज, और क्या है? ई कोलाई है और ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। इसके बाद जो डीएनए वाला जो कॉलम है उसको देखते हैं, ध्यान से देखिए पहले। तो यहां देखिए, एक्सेप्शनली 5 × 174 ऐसा डीएनए है जहां पे स्ट्रैंड एक ही है। दैट मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है का, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और लीनियर होगा। आप जानते हैं कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्रोकार्योट में पाया जाता है, के अलावा हर जगह डीएनए मॉलिक्यूल लीनियर है। तो यहां देखिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये भी क्या होगा? लीनियर ही होगा, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ प्रोकार्योट जब आएगा तो सर्कुलर होगा। ई कोलाई बैक्टीरियम है, आप जानते ही हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये क्या होगा? सर्कुलर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, प्रोकार्योट, ओके। और यहां डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और यूकार्योटिक सेल है, तो सर्कुलर डीएनए कहां पाया जाता है? प्रोकार्योट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है। उसके अलावा और कहीं सर्कुलर डीएनए नहीं मिलता, ठीक है ना। प्रोकार्योटिक सेल में पाया जाएगा, दैट मीन बैक्टीरिया हो गया मोस्ट कॉमन एग्जांपल। और जितने भी प्रोकार्योट्स हैं, इनके अलावा और कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहां पाया जाता है? प्लास्टिड में, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में। और सभी जगह तो लीनियर ही है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सिर्फ एक जगह हमने सर्कुलर नोट किया, कहां? बैक्टीरिया में, है ना। बाकी डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता ही है, ये एक्सेप्शनली सिंगल स्टैंडर्ड 5 × 174। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंडेड है ना। दो स्ट्रैंड होते हैं ऐसे। और किसका बना हुआ है ये न्यूक्लिक एसिड? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो यहां एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, है ना।
न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेसेज होते हैं। ओके, बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ न्यूक्लियोटाइड होगा, दूसरे वाले में ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है। अब एक ये नाइट्रोजन बेस, एक ये, तो दोनों मिला के क्या हो गए, एक पेयर हो गए। तो क्या बोला जाएगा, इनको बेस पेयर कहा जाएगा। ये दूसरा बेस पेयर, ये तीसरा बेस पेयर, है ना। लेकिन ये बताइए, अगर जब एक ही स्ट्रैंड हो तो क्या बेसेज की पेयरिंग होगी, नहीं होगी। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ क्या बताना होगा, न्यूक्लियोटाइड का नंबर। तो जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो हम बेस पेयर नहीं बता पाएंगे, हम क्या बता पाएंगे, हम बता पाएंगे न्यूक्लियोटाइड का नंबर बता पाएंगे। तो बताना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड का नंबर। नंबर है एकदम आसान, ये देखिए इधर 5 और 3 कितना होता है, 8। तो 5 3 8। एक और नंबर नोट कर रहे हैं, वो है 6। ठीक है, 5 3 8 6। और क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या नोट किया, ये न्यूक्लियोटाइड का नंबर है। ये किसका नंबर है, न्यूक्लियोटाइड का नंबर है। नंबर याद किया, एकदम आसान है, 5 3 8। ठीक है, ऐसे ही एक नंबर आपको याद कराया था, 4 4 8। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। नेशनल पार्क का नंबर N N फॉर नेशनल पार्क, N फॉर 90 एंड N फॉर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व के किस जोन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, बफर जोन। अच्छा, कितने जोन हैं, क्या क्या है, क्या फार्मूला बताया था, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कोर जोन, बफर एंड ट्रांजिशन, सबसे बाहर ट्रांजिशन वाले में। पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, इधर आइए। क्या देखें, ये नंबर याद किया आपने, 5 3 8 6। इससे आसान नंबर क्या होगा। ओके, इधर आइए। ओके, यहां देखो 48 और 2 कितना होता है, 50। ठीक है, दोबारा देखो इधर, 48 और 2 कितना होता है, 50। और इस बार डबल स्टैंडर्ड है तो ये बेस पेयर 48,502। क्लियर है, नहीं क्लियर है, दोनों याद कर लिया, अभी नहीं याद कर पाए फिर कभी नहीं याद कर पाओ, कर लिया ना। चले इधर आओ, हाँ ये कितना है, कितना, 4.6 इंटू 10 टू पावर, है ना। दैट मीन 4.6 मिलियन बेस पेयर है। 10 टू पावर 6 का मतलब 4.6 मिलियन। इधर देखो, यहाँ पे दो बातें हैं, एक मैं कहूंगा डिप्लॉयड कंटेंट में और एक मैं कहूंगा हप्लॉयड कंटेंट में। तो डिप्लॉयड कंटेंट में कितना है, 6.6 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर, दैट में 6.6 बिलियन, बिलियन बेस पेयर, 10 टू पावर 6 मिलियन एंड ये बिलियन। जब हैप्लॉयड आप देखेंगे तो ये कितना होगा, 3.3 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको तुरंत याद करिए। कंप्लीट कर लिया, याद कर लिया। इस्चेरिचिया कोलाई में कितने बेस पेयर्स हैं, हाँ 4.6 मिलियन, है ना। तो सब यहाँ बेस पेयर याद हमने किया है, लेकिन 5 इंटू 174 में हमने न्यूक्लियोटाइड याद किया, क्यों, क्योंकि डीएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड, क्या है,
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस वजह से ऐसा किया है। एक बात और, यहाँ डिप्लॉयड ह्यूमन कंटेंट में 6.6 बिलियन होगा, जबकि हैप्लॉयड में कितना होगा? 3.3 बिलियन होगा, रफली 3 बिलियन, रफली ये 6 बिलियन। ठीक, फिलहाल आप एग्जैक्ट डेटा याद रखेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं देगा तब हम अप्रॉक्सीमेट डेटा पे आंसर करने वाले हैं। ठीक है ना? ओके, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल हेलिकल मॉडल, जिसमें कुछ डेटा अभी हमने नोट किया था वहां पे, है ना? तो उसको हम लोग देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल आते हैं डबल हेलिकल मॉडल से। इसको समझ लेंगे तो कुछ सवाल कराएंगे। ठीक है, चलिए। तो डीएनए के स्ट्रक्चर खोजने की बात हो रही थी कि डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा होता है ना? इसमें सबसे पहला जो कार्य किया है वो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने किया है। विल्किंस और फ्रैंकलिन एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से, कौन सी टेक्निक? एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का पता लगाना चाह रहे हैं, लेकिन लगा नहीं पाए। ठीक है, उसी डेटा का इस्तेमाल करके वाटसन और क्रिक ने, है ना, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से, जिसकी सहायता से कौन पता लगाना चाह रहा था? विल्किंस और फ्रैंकलिन। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से 1953 में, पहले ही नोट करा चुके हैं, है ना, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। ठीक है ना, किस सन में? 1953 में। और इस कार्य के लिए वाटसन, क्रिक और साथ में विल्किंस को भी नोबेल प्राइज मिला है। आपको मालूम है किस सन? किस सन में? 1962। मेल्विन कैल्विन को नोबेल प्राइज मिला 1961 फॉर द डिस्कवरी ऑफ C3 पाथवे। C3 पाथवे का दूसरा नाम कैल्विन साइकिल। ठीक है ना, कैल्विन साइकिल। क्यों C3 साइकिल नाम है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है वो? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है ना? क्या इनिशियल एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड का कितने कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड है। नाम? RUBP। पूरा नाम? राबुलोन बिस्फॉस्फेट। ठीक है। एंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन, पूरा नाम? राबुलोन बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन। पूरे जीवमंडल में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन रूबिस्को, और एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन। ठीक है, चलिए इधर आए। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ लिखे, डीएनए वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, डीएनए वाज फर्स्ट, डीएनए वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, डीएनए वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, डीएनए वाज फर्स्ट स्टडीड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। First studied by Wilkins and Franklin. Wilkins and Franklin. Based on technique, based on technique,
बेस्ड टेक्निक, नाम पढ़िए, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी, बेस्ड टेक्निक एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। बेस्ड टेक्निक एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। by using X-ray crystallography, by using X-ray crystallography, लिखा है यहाँ पे X-ray crystallography, Watson and Crick proposed double helical structure model of DNA, double helical structure model of DNA in 1953। पॉइंट दोबारा नोट करा रहे हैं, 1950। अभी नहीं याद करोगे तो कब याद करोगे, है ना। किस सन में? 1953 में। कंप्लीट किया आपने, लिखा बाय यूजिंग एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी वाटसन एंड क्रिक प्रपोज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953 एंड गॉट नोबेल प्राइज, प्राप्त किया जीओटी, एंड गॉट नोबेल प्राइज, गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है, along with विल्किंस, ठीक है, इनके साथ और कौन है, ठीक है, along with विल्किंस in 1962, along with विल्किंस in 1962, ठीक है ना। चलिए, दो सन है इसमें, 1953 है उसको हाईलाइट करिए, और दूसरा क्या है 1962 है उसको हाईलाइट करिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर ये लिखे जरा, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए proposed by Watson and Crick, proposed by Watson and Crick, ओके। हाँ, तो सबसे पहली बात यह है, वाटसन और क्रिक जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं वो है बीडीएनए। क्या नाम है? बीडीएनए। डीएनए का नाम होता है ABCDZ, ठीक है, ओके। तो ये बीडीएनए है। पूछा जाए वाटसन और क्रिक जो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं वो कौन सा है, तो कहोगे बी फॉर बॉल, ओके। तो बीडीएनए है, और बीडीएनए देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट हैंडेड है। क्या है? राइट हैंडेड। तो बीडीएनए है और राइट हैंडेड डीएनए है। सिर्फ एकलौता डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, वो कौन सा? जेड डीएनए। जेड डीएनए लेफ्ट होता है, बाकी सब राइट हैंडेड कॉलिंग होती है, ठीक है ना। चलिए, तो आप नोट करिए क्या लिखा है, प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। पहली लाइन में लिखिए बीडीएनए, काम लगा के लिखिए राइट हैंडेड डीएनए। प्रोटीन में कैसी कॉलिंग होती है? लेफ्ट की राइट की दोनों। प्रोटीन में कैसी कॉलिंग होती है? ओनली राइट हैंडेड हेलिसेज फाउंड इन प्रोटीन, ठीक है। चल
तो ये बी डीएनए है और ये राइट हैंडेड डीएनए है। क्या है? बी डीएनए है और राइट हैंडेड डीएनए। ठीक है ना? तो जानते हैं बी डीएनए के बारे में ना, और काफी पॉइंट अभी आपने वहां पे नोट कर लिया था कि यहाँ पे जो डबल हेलिकल मॉडल है उसको कंपेयर किया जाता है रिवॉल्विंग स्टेयरकेस से। नोट कर लिया था ना? क्या होता है रिवॉल्विंग स्टेयरकेस? घुमावदार सीढ़ियां जो होती हैं। जैसे कम स्पेस में अगर आपको सीढ़ी बनाना है, जीना आपको बनाना है, तो रिवॉल्विंग स्टेयरकेस बनेगा। ये इतने में एकदम कॉर्नर पे ही बन जाएगा, है ना? बहुत ज्यादा जगह नहीं लेगा, है ना? जो कन्वेंशनल जो सीढ़ी है कि वहां से शुरू होगा फिर यहाँ चढ़ेगा, नहीं, यहीं शुरू होगा और यहीं चढ़ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि कैसा होता है रिवॉल्विंग, राउंडेड होता है, सर्कुलर होता है। ओके, तो उस वहां पे हमने क्या नोट किया है कि जो रेलिंग है वो किसका बना होगा? अगर रिवॉल्विंग स्टेयरकेस से कंपेयर करोगे तो रेलिंग किसका बना हुआ है? किसका? शुगर और फास्फेट का बैकबोन है। और उसके पावदान किसके बने हैं? स्टेप्स किसके बने हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड जो किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? नाइट्रोजन बेसेज के बीच, है ना? इसके बाद क्या बताया? पिच ऑफ हेलिक्स बताया था, है ना? आपने पढ़ा होगा हेलिक्स, मैग्नेट पढ़ लिया है ना? मैग्नेट सिलेबस से हट गया? मैग्नेट नहीं पढ़ा अभी? कब हेलिकल पाथ होता है किसी पार्टिकल का किसी मैग्नेटिक फील्ड में? सर्कुलर कब होता है? अभी नहीं पढ़ा है सब? चलो, ओके। तो वो सारे पॉइंट जो आपने नोट किए हैं उसको छोड़ करके मैं कुछ और यहाँ पे नोट करने जा रहा हूँ, वो बातें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए और को ध्यान से देखिए, डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ पर होता है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो पॉलीमर हो गया तो क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गया और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गया। ठीक है, इससे पहले हमने ये बनाया था यहां पे, ठीक, और नाम है डबल हेलिकल मॉडल। क्या नाम है? डबल हेलिकल। तो दो हेलिक्स आपको दिखने होंगे, तो मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर रहा हूं और इसी पे हमने क्या नोट किया था? सी ए नोट किया था, सी ए फॉर कॉमन एक्सिस। तो इसी कॉमन एक्सिस पे ये देखिए, ये भी यहां पे क्या हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है, और दूसरा वाला भी इसी कॉमन एक्सिस पे है। तो एक ही कॉमन एक्सिस पे दोनों स्ट्रैंड के हेलिक्स बन रहे हैं। एक कॉमन एक्सिस है, ये पहले स्ट्रैंड का हेलिक्स बना इसी पे, और इसी पे दूसरे का भी बन रहा है ना? तो क्या नाम है डीएनए के मॉडल का, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं? डबल हेलिकल मॉडल। तो दोनों स्ट्रैंड के जो हेलिक्स बन रहे हैं वो एक कॉमन एक्सिस पे बन रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, घुमावदार सीढ़ियां। तो ये देखिए, ये क्या है? अब ये जो है ये रेलिंग दिख रहे हैं, और यहां पे बीच बीच में ये जो है ये बांड है, ये वाले हाइड्रोजन बांड जो किसके बीच में एग्जिट हो रहा है? नाइट्रोजन बांड। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे करते करते यहां चढ़ जाएंगे ऊपर। तो ये जो है ये रेलिंग है। रेलिंग किसका बना है? इसका बना है। ये क्या है? ये है शुगर और फास्फेट है। ठीक है, और ये क्या है? ये स्टेप्स है। ये स्टेप्स कौन बना रहा है? हाइड्रोजन बांड। और ये किसके बीच में एग्जिट हो रहा है? ये नाइट्रोजन बेसेस के बीच में एग्जिट हो रहा है। अब इसी को मैग्नीफाई करके दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, एक बात और, पिच ऑफ हेलिक्स का क्या मतलब है? पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब है कि ये हेलिकल पाथ में चल रहा है, तो जब 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा, कितना? 360 रोटेट हो जाएगा, कहेंगे तो पिच पूरा हो गया। तो पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब होता है कि कितना रोटेट हो चुका हो? 360। जब हम देखेंगे कि ये 360 डिग्री रोटेट हो चुका है, तो जब इस पे हम काउंट करेंगे तो हम कितना चल चुके होंगे? 10 बेस पेयर चल चुके होंगे। कितना? 10 बेस पेयर। और हम ये जानते हैं कि किन्हीं भी दो बेस पेयर के बीच की दूरी, सब नोट किया था हमने, कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम।
तो 10 बेस पेयर चलेंगे तो कितना हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। तो पिच ऑफ हेलिक्स कितना होता है 34। किन्हीं भी सक्सेसिव किन्हीं भी क्रम से आने वाले दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में 0.34 नैनोमीटर। ओके, जैसे हम क्या पिच ऑफ हेलिक्स कितना है 34 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर। तो डेटा आप याद रखना, मैंने जो यहां पे नोट किया एंगस्ट्रॉम में एनसीईआरटी में जो दिया है वो नैनोमीटर में दिया है। किस में दिया है नैनोमीटर में। एक बात और, अगर आपको न्यूक्लियोटाइड का नंबर बताना हो तो बेस पेयर में क्या करोगे 2 से गुणा कर दोगे। एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं 2। तो अगर आपको न्यूक्लियोटाइड का नंबर जानना तो क्या करोगे बेस पेयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक बात और हमने क्या बताई है, इसकी डायामीटर के बारे में बात किया था। कितना डायामीटर है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना 20 एंगस्ट्रॉम। और अगली क्या बात बताई है शुगर और शुगर के बीच की दूरी। ठीक है, शुगर और शुगर के बीच की दूरी कितनी है कितना 11.1। ओके, नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी है 3 एंगस्ट्रॉम। कितना है 3 एंगस्ट्रॉम। ये सारे पॉइंट हमने नोट किए थे। ओके, अब ये स्ट्रैंड और ये पूरा मॉडल आपको समझाते हैं, इसको देखते हैं। यहां देखिए, तो डबल हेलिकल मॉडल ये कहता है कि डीएनए का मॉलिक्यूल कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है 1 2 दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको दिख रहा है वो ब्रांच है कि अनब्रांच है। ब्रांच है कि अनब्रांच, हाँ अनब्रांच है। यहां कहीं ब्रांचिंग नहीं है। अगर ब्रांचिंग होती तो ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड कहीं और किसी साइड में निकला होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूक्लियोटाइड लाइन से लगे हुए हैं और यहां पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, ना इसमें ब्रांचिंग है ना इसमें ब्रांचिंग। दैट मींस डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ओके। और ये देखना, जो नाइट्रोजन बेसेज हैं चाहे इसको देख लो और चाहे इसको देखो, ये प्रोजेक्टेड है बाहर की ओर कि अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो नाइट्रोजन बेसेज किधर प्रोजेक्टेड है इनसाइड। ठीक है ना, देखना शुरू। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 अनब्रांच्ड मेड अप ऑफ 2 अनब्रांच्ड polynucleotide chain, 2 unbranched 2 unbranched polynucleotide chain। ठीक है ना, तो 2 unbranched को हाईलाइट करो, कमा लगा के लिखो। बैकबोन इज फाउंड बाय हाँ, बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय बता भाई कौन बना था बैकबोन शुगर एंड फॉस्फेट। फाउंड बाय शुगर एंड फॉस्फेट, हाईलाइट करो शुगर एंड फॉस्फेट, बैकबोन से लेके शुगर एंड फॉस्फेट तक फाउंड बाय शुगर एंड फॉस्फेट, है ना। एंड नाइट्रोजन बेसेज एंड नाइट्रोजन बेसेज एंड नाइट्रोजन बेसेज आर प्रोजेक्टेड एंड नाइट्रोजन बेसेज आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। तीन खास बातें क्या हैं इस 2 अनब्रांच्ड शुगर फॉस्फेट प्रोजेक्टेड इनसाइड। ओके, इधर देखिए, यहां देखिए, ये देखो इधर एक स्ट्रैंड को देखते हैं, यहां एक स्ट्रैंड 5 to 3 पोलैरिटी में है तो दूसरा 3 to 5।
है ना, और इसी को बोला जाता है एंटी पैरेलल। क्या बोला जाता है? एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल। ओके, इधर देखो यहां, अरे देखो इधर यार। ठीक है, तो दोनों पोलैरिटी अलग दिखी, इसको क्या बोला जाएगा? एंटी पैरेलल। क्लियर है? ओके, दूसरी बात, ये क्या है? ये कौन सा नाइट्रोजन बेस है? एडेनिन कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है? हाँ, प्यूरिन। ये क्या है? ये कौन सा होता है? तो प्यूरिन के सामने क्या आ रहा है? इधर देखना, ये क्या है? पिरिमिडीन। और ये क्या है? प्यूरिन। तो प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन आएगा, और पिरिमिडीन के सामने, इसको बोला जाएगा कंप्लीमेंट्री। क्या बोला जाएगा? कंप्लीमेंट्री। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड क्या हैं? एंटी पैरेलल हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। आइडेंटिकल की नॉन आइडेंटिकल? आइडेंटिकल की नॉन आइडेंटिकल? तीन बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें नोट कराने जा रहे हैं इस स्टेटमेंट में। पहले आप बताइए आइडेंटिकल की नॉन आइडेंटिकल? हाँ, नॉन आइडेंटिकल। ठीक है ना, तो तीन टर्म कौन से हुए? एंटी पैरेलल, कंप्लीमेंट्री एंड नॉन आइडेंटिकल। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखिए जरा। देखिए, इन डीएनए, इन डीएनए मॉलिक्यूल, इन डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ एक बात और, अब हम स्ट्रैंड बोलेंगे तो आप क्या समझोगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक स्ट्रैंड, है ना। तो आपने क्या लिखा? इन डीएनए मॉलिक्यूल बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स आर, बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, both DNA strands are एंटीपैरेलल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन आइडेंटिकल। जैसे तीन लाइनों में लिखा वैसे लिखना है। ओके, एंटीपैरेलल का मतलब है, ये देखना, 5 2 3 है, तो इधर क्या है? 5। ओके, तो कैसी पोलैरिटी हो गई? एंटीपैरेलल हो गई। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? इधर देखो, प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन आएगा, और पिरिमिडीन के सामने प्यूरिन आएगा, इसको क्या बोला जाता है? कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री, ये नोट करना, नहीं तो बाद में आप समझें क्या एंटी पैरेलल क्या है, कंप्लीमेंट्री क्या है। ये है। कंप्लीट कर लिया है। तो एंटी पैरेलल, कंप्लीमेंट्री एंड नॉन आइडेंटिकल। ये देखना, कौन सा कार्बन नंबर होगा ये वाला? हाँ, कैसे जान गए? क्या जुड़ा हुआ है? ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और एक कार्बन नंबर 5। इधर आओ, यहाँ देखो, कार्बन नंबर
1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहां देखो 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये है 4 और ये है 5। ठीक है, हम सी हटा के सी 1 2 लिख, कंफ्यूजन नहीं ना? ओके, यहां देखिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 कार्बन के नंबर नोट करने हैं हमको ऐसे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चले, ये सारे पॉइंट नोट करा दिए हैं कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बांड से, लिखा था अभी, है ना? या थाइमिन एडेनिन से जुड़ेगा 2, बिल्कुल वैसे ही सी और जी 3 से, या जी और सी 3 से जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन बांड से। ऐसा पूरा हमने नोट करा लिया। ओके, यहां देखते हैं इसमें, ठीक, इसमें दिखाने जा रहे हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज के बारे में। ठीक, और हाँ, जहां आप पॉइंट नोट कर रहे हैं, एक पॉइंट आप नोट करिए जरा, न्यूक्लियोटाइड बराबर बेस पेयर इंटू 2, न्यूक्लियोटाइड बराबर बेस पेयर इंटू 2, ये तो आप जानते ही हो, है ना? न्यूक्लियोटाइड का नंबर पता करना तो क्या करोगे, बेस पेयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बेस पेयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बेस पेयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, हाँ, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरा है, अभी तो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मालूम है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में एग्जिस्ट हो रहे हैं, ए और टी के बीच में, चाहे टी और ए के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर आपको 3 दिख रहे हैं। ओके, हम ये जानना चाह रहे हैं किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, है ना, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े हुए, जैसे ये देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियो, हाँ, डायएस्टर का मतलब 2 एस्टर बॉन्ड। हम यही जानना चाह रहे हैं इसमें 2 एस्टर बॉन्ड कहां है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ? अच्छा, जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड जब बना हुआ, ये देखो, ये है नाइट्रोजन बेस और ये है पेंटोस शुगर, दोनों मिलके क्या हुए, न्यूक्लियोसाइड। फास्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, किस लिंकेज से जुड़ता है फास्फेट? हाँ, एक एस्टर लिंकेज तो ये हो गया, दूसरा कहां, दूसरा एस्टर लिंकेज कहां है, कहां, इधर कहां दिख रहा है? कार्बन नंबर बताओ। हाँ, ये तीसरा कार्बन और फास्फेट के बीच में, हाँ, कैसे, अरे ऐसे, ओके, तीसरे पे हाइड्रोक्सिल है, हाँ या ना? तो तीसरे पे है हाइड्रोक्सिल, मतलब अल्कोहल, और ये क्या है, फास्फोरिक एसिड। अल्कोहल और एसिड क्या बनाएंगे, एस्टर बॉन्ड बनाते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। दैट मींस, इधर देखो, ये है अपना दूसरा एस्टर लिंकेज जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, और इसको बोला जाएगा, सुनो इधर,
3 5 3 5 फास्फोडाइस्टर लिंक। क्या बोलेंगे? 3 5। तो एक एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और दूसरे वाले का 5 के बीच में क्या एग्जिस्ट हो रहा है? उम्मीद है आपको दिख गया होगा। तो ये बन गया अपना फास्फोडाइस्टर लिंकेज। क्या बोलेंगे? 3 5 PDE फास्फोडाइस्टर PDE लिंकेज। बाकी में मैं वैसे ही ड्रा कर दे रहा हूं और कुछ नोट नहीं। ठीक है, इधर देख लीजिए। हाँ, कोई और एस्टर लिंकेज जो छूट रहा हो हमसे? डायस्टर नहीं, एस्टर नहीं छूट रहा है? छूट रहा है। तो ये क्या है? ये एस्टर लिंकेज। और ये क्या है? ये एस्टर लिंकेज। और जबकि इधर देखो, ये क्या है? डायस्टर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? डायस्टर। नोट करो। क्या कंप्लीट? क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अभी काम बताया ही कहाँ कुछ? अभी तो बस बांध दिखाया है। बांध दिख गए ना? क्यों नाम है 3 5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज? क्या? क्या बोल रहे हो? कहना क्या चाहते हैं आप? क्या बता रहे हो? क्या बता रहे हो? एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और दूसरे का 5 उसी के बीच में एग्जिस्ट हो रहा है, इस वजह से T5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर लिखे जल्दी से। इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड्स nucleotides are held together by nucleotides are held together by nucleotides are held together by क्या नोट करें? 3 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। held together by, held together by मतलब जुड़े हुए हैं भाई। held together by 3 5 phosphodiester linkage। phosphodiester linkage।
ओके, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ छूटा नहीं ना, ये बना लिया फास्फोडाइस्टर लिंकेज, इसमें सब कुछ। अरे चलो, एक क्वेश्चन बताओ, लिखो जरा। फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फाइंड आउट number of glycosidic linkage and number of ester linkage. Find out number of glycosidic linkage and number of ester linkage, है ना, in ये डीएनए का लेंथ दिया हुआ, देखिए कितना, 680 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर, मीटर लिखा, एमटी मतलब मीटर यार, लंबाई नापने वाला मीटर। साले, गाली सुनने का प्रायोजन क्यों कर रहे हो सुबह सुबह? चलिए देखिए इसको। हाँ, डीएनए का लेंथ दिया हुआ है और पूछ रहा है, कह रहा है कि दिए गए डीएनए के लेंथ में ग्लाइकोसिडिक बांड कितने होंगे, एस्टर बांड कितने, बता लोगे? क्या पता लग जाए तो बता लोगे? न्यूक्लियोटाइड पता लग जाए तो बता लोगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का नंबर और ग्लाइकोसिडिक बांड का नंबर और एस्टर बांड का नंबर बराबर होता है ना। तो दिए गए डीएनए के लेंथ से हम कैसे पता करें न्यूक्लियोटाइड का नंबर? ओके, ये देखना जरा, इधर देखो, सक्सेसिव बेस पेयर की बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो दिए गए डीएनए के लेंथ को अगर हम 3.4 एंगस्ट्रॉम से डिवाइड कर दे तो क्या पता लग जाएगा? बेस पेयर, कोई कंफ्यूजन? एक बेस पेयर के बीच की दूरी क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो दिए गए डीएनए के लेंथ में अगर हम 3.4 एंगस्ट्रॉम से डिवाइड कर दे तो क्या पता लग जाएगा? बेस पेयर। बेस पेयर आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। एक फार्मूला बताते हैं आपके लिए, ठीक है? तो ये देखिए, बेस पेयर बराबर लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए गिवन एंड 3.4 एंगस्ट्रॉम, बॉक्स में बंद करिए, क्वेश्चन के नीचे ये फार्मूला बॉक्स में बंद करिए। अब तो आंसर बता दी।
100, 200, 400, 800। कितना? अब 400 बता रहे, अभी 200 बता रहे थे। कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 400 होंगे। तो 200 क्या बता रहे हो? अच्छा, बेस पेयर बता रहे हो क्या? ओके, तो ये कितना हुआ देखिए इधर, बेस पेयर निकालना हो तो लेंथ कितना दिया है? 680 इंटू 10⁻⁻10। 3.4 एंगस्ट्रॉन का भी मतलब 10⁻⁻10। ये कैंसिल हो गया। कितना आया ये? बेस पेयर आया 200। तो न्यूक्लियोटाइड कितना आया? 400 बराबर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बराबर एस्टर लिंकेज। तो डिवाइड नहीं कर पा रहे तुम लोग? उसी में क्या गुणा भाग कर रहे हो तभी से आप? क्या करोगे जान के बे? गिराऊंगा जूता सुबह सुबह, बता रहा हूँ। पागल, पागल हो गया बे? तुम लोग मन ही नहीं करता चलिए आगे बढ़े, मन करता चल बे आगे बढ़। जाहिल कहीं के। मैं तुम लोगों को इतना सम्मान में क्यों बात करता हूँ? हर बात पे तुम लोगों को सिर्फ गाली से बात करनी चाहिए। कामचोर, हरामखोर। नेक्स्ट पॉइंट में चलिए। चले चले नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, चलिए लिखिए। फाइंड आउट टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। फाइंड आउट टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। फाइंड आउट टोटल लेंथ ऑफ डीएनए if DNA molecule containing DNA molecule contains if DNA molecule contains 7,000 न्यूक्लियोटाइड। फार्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। हाँ, लिखा फार्मूला तुम्हारे सामने। कितना आ गया? हाँ, 11.9 इंटू 10⁻⁻ क्या? 11 पॉइंट 1.1 1.1 इंटू 10⁻⁻6। 1.1 इंटू 10⁻⁻6 किलोमीटर। 1.9।
थोड़ा भाग नहीं कर पाते हो? वन पॉइंट वन इंटू 10⁻⁻6, यही है 1 पॉइंट। ओके, इधर देखो, यहाँ देखो, लेंथ जानने के लिए क्या चाहिए? बेस पेयर चाहिए, बस बेस पेयर चाहिए, और क्या चाहिए? तो लेंथ, ये देखो बेस पेयर, तुम्हारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड है? 7000, तो कितने बेस पेयर? 3500। तो ये हो गया 3500 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉन। कितना आया था? 1.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, है ना? या 1.1 माइक्रोमीटर। क्लियर है? क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लिखिए। फाइंड आउट लेंथ ऑफ डीएनए, फाइंड आउट लेंथ ऑफ डीएनए, फाइंड आउट लेंथ ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड ह्यूमन कंटेंट, find out length of DNA in diploid human content, in diploid human content। हम्म, कितना? कितने बेस पेयर हैं डिप्लॉयड ह्यूमन कंटेंट में? 6.6 इंटू 10⁻9। तो यहां देखो, बेस पेयर की जगह पे क्या लिखोगे? 6.6 इंटू 10⁻, सॉल्व करके दिखाओ। 6.6 इंटू 10⁻, सॉल्व करना पड़ेगा क्या? कर लिया ना? कितना आ रहा है? 2.2, डेसिमल के आगे 3 डिजिट तक बताओ। 2.244, यही है ना? चलिए, तो इसका आंसर है 2.244 मीटर। आपको याद है, ये सवाल आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है? तो हाँ, ये सवाल जब आएगा तो सॉल्व नहीं करना है, याद होना चाहिए। एक ह्यूमन सेल में जो डीएनए पाया जाता है उसका लेंथ कितना है? हाँ, जब सेल पढ़ा था तो कहा था अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर, अभी एग्जैक्ट बता दिया कितना? 2.244। आप कौन सा डेटा याद रखोगे? 2.244 मीटर, इसको हाईलाइट करो, ठीक है? ओके, और यही सवाल अभी 2 साल पहले आया था, कह रहा था कि हैप्लॉयड डीएनए कंटेंट के लिए, इसके जस्ट बाद लिखिए फॉर हैप्लॉयड डीएनए कंटेंट, फॉर हैप्लॉयड, इसको सॉल्व कर लिया ना, इतना कंप्लीट कर लिया ना, 2.244 मीटर। इसके बाद लिखो फॉर हैप्लॉयड, फॉर हैप्लॉयड डीएनए कंटेंट, फॉर हैप्लॉयड डीएनए कंटेंट। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा? 1.122 मीटर, डायरेक्ट याद रखिएगा दोनों सवाल। 1.122 मीटर, बाक्स में बंद करिए 2.244 को और यहां पे 1.122 को, और डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। फाइंड आउट नंबर ऑफ, फाइंड आउट नंबर ऑफ PDE linkage. What is PDE linkage? Phosphodiester linkage.
find out number of PDE linkage. If DNA molecule contains, if DNA molecule contain DNA molecule contain, ठीक है, 300 न्यूक्लियोटाइड, कितना न्यूक्लियोटाइड रख रहा है? 300 न्यूक्लियोटाइड है वो दिए गए डीएनए के मॉलिक्यूल में। क्या बताना आपको? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। कितना आंसर है? हाँ, 290 है। यार देखो इधर, इसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? इसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 क्या बता रहे हो? 8 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना? ओके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। न्यूक्लियोटाइड के नंबर से कितना कम है? तो ठीक है, तो कितना आंसर होगा? एक फार्मूला नोट करो, लिखना जरा। नंबर ऑफ पीडीई लिंकेज बराबर, नंबर ऑफ पीडीई लिंकेज बराबर नंबर ऑफ पीडीई लिंकेज बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड माइनस 2, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसको बात बंद कर लो। अब इसका आंसर अब इससे आसान क्या होगा? 298 है ना? एक और सवाल लिखो, लिखो। ए पॉली, कौन है बे? कौन बोला है? बोलो। ठीक है, नोट करिए जरा। इफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, if a polynucleotide chain contains, if a polynucleotide chain contains 400 nucleotide, 400 nucleotide, then find out number of PDE linkage. PDE linkage, phosphodiester linkage। कितना आंसर है? हाँ, 390, 398 की 399 की 400 ही होगा, 399 होगा। ये देखिए, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, तो मतलब एक ही स्ट्रैंड की बात हो रही है। अब इधर देखो, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है?
1 2 3 4 और फास्फोडाइस्टर लिंकेज कितना है? 3। कितना कम है? 1। सीधे आंसर करो, क्या होगा आंसर इसका? 399। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आइए। अगला सवाल लिखिए जरा। देखिए, ठीक है। ए प्रोकारोटिक डीएनए, ए प्रोकारोटिक ए प्रोकारोटिक डीएनए, a prokaryotic DNA contains a prokaryotic DNA contains 200 nucleotide. Then find out number of PDE linkage. ये देखना जरा, ये डीएनए मॉलिक्यूल कैसा हो गया? सर्कुलर। दो स्ट्रैंड बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही में देख ले। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 1 2 3 4। कितने फास्फोडाइस्टर लिंकेज है? 1 2 3 4। That means for a circular DNA molecule, number of phosphodiester linkage बराबर number of nucleotide. For a circular DNA molecule, इसके आंसर में नोट करो। For a circular DNA molecule, for a circular DNA molecule, for a circular DNA molecule, circular DNA molecule, फास्फोडाइस्टर लिंकेज बराबर, फास्फोडाइस्टर लिंकेज बराबर फास्फोडाइस्टर लिंकेज बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भाई।
नोट करिए। दो कॉलम लिया है, तो एक साइड में क्या लिखा हुआ है, एक साइड में लिखा हुआ है सेंट्रल डोग्मा, जहां पे आपको ये फ्लो दिखाया जा रहा है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, जो कि आपको कैसा दिख रहा होगा, एक डायरेक्शनल वाला फ्लो दिख रहा होगा, यूनिडायरेक्शनल ना। सेंट्रल डोग्मा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, लिखा है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। क्या लिखा है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि सेंट्रल डोग्मा है क्या। क्या होता है सेंट्रल डोग्मा? एक प्रोसीजर है जिससे क्या होगा, है ना, कैरेक्टर को कौन कौन कैरी करता है, जीन, है ना, और कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। कैसे एक्सप्रेस होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो ये है क्या, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है। क्या है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो को ही बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा। हम कहें क्या है सेंट्रल डोग्मा, तो कहोगे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ना। डोग्मा किसी आदमी का नाम नहीं है। ओके, तो कहे क्या है सेंट्रल डोग्मा, तो कहोगे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड बाय, सेंट्रल डोग्मा किसने दिया है, हाँ, क्रिक ने दिया है। किसके द्वारा दिया गया, क्रिक के द्वारा। आप याद रखिएगा, है ना, ये नहीं कि आप सोचे सेंट्रल डोग्मा वाज गिवन बाय मिस्टर डोग्मा। तो डोग्मा कोई आदमी नहीं है। ओके, आदमी क्रिक है। और क्रिक का पूरा नाम क्या, नाम है पूरा, फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक। ठीक है ना, चले, तो ये क्रिक के द्वारा दिया गया है। देखो इधर बहुत आसान है ये, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से बनता है आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, बस ये बताना था, ये एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, ये सेंट्रल डोग्मा है। लेकिन वही दूसरी ओर देखना, ये देखो इसको, डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन आरएनए से डीएनए भी बन जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा फ्लो कैसा हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया। और इस घटना को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए एंजाइम चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स सेंट्रल डोग्मा वाज गिवन बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। बाल्टी भर भर के नहाते थे, क्या नाम है इनका, बाल्टीमोर। तो टेमिन एंड बाल्टीमोर नाम है, इन्होंने डिस्कवर किया था रिवर्स सेंट्रल डोग्मा को, फेमिनिज्म को। राउस सार्कोमा वायरस में, कहां डिस्कवर किया था, बिल्कुल सही, राउस सार्कोमा वायरस में डिस्कवर किया गया। तो ये डिस्कवर हुआ था राउस सार्कोमा वायरस में। कौन डिस्कवर किया है, टेमिन एंड बाल्टीमोर। इसी वजह से रिवर्स सेंट्रल डोग्मा को और क्या बोला जाता है, टेमिनिज्म। क्या बोला जाता है, टेमिनिज्म का नाम दिया जाता है। क्लियर है, क्या है सेंट्रल डोग्मा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो की बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ओके, एंड गिवन बाय, किसने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, और पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम यू कारट में ही लिखना शुरू करेंगे, प्रो कारट में कुछ सवाल नहीं है। एक सवाल है वो आपको बता दे रहे हैं, आप उसको टिक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, यहां देखिए,
हाँ, तो किन्हीं भी दो क्रम से आने वाले बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉन, या नैनोमीटर में बताना हो तो कितना बताओगे? हाँ, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और जब हमने ये पूरा नंबर लेंथ जब कैलकुलेट किया है बेस पेयर को ध्यान में रखते हुए, तो कितना लेंथ आया है? 2.244 मीटर। ये खुद बता रहा कि इतना आएगा, है ना। और ये डीएनए का जो लेंथ है वो न्यूक्लियस के डायमेंशन से बहुत ज्यादा है। ये देखना न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना है, 10⁻⁻6 मीटर। तो ये न्यूक्लियस का डायमेंशन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर में है, और इसके अंदर जो डीएनए है वो कितना है, 2.2 मीटर। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, हाँ? लगभग 2.5 मिलियन गुना है। कितना? 2.5 मिलियन गुना। तो बड़ा है साइज उस डीएनए का। हमें क्या करना होगा, हमें पैकेजिंग करनी होगी। हम कंडेंस करेंगे डीएनए को, है ना, तभी वो एकोमोडेट हो पाएगा इतने छोटे डायमेंशन में। तो ये सवाल तो आप जानते ही थे, 2.2 मीटर, है ना। हाँ, इसको हाईलाइट करिए, न्यूक्लियस का डायमेंशन डायमीटर किस ऑर्डर में आ रहा है, 10⁻⁻6। ओके, इसी के साथ एक सवाल याद कराते हैं आपको। ये देखिए कि लेंथ बैक्टीरियम ई कोलाई में डीएनए का कितना लेंथ है, 1.36 मिलीमीटर। 1.36 मिलीमीटर, 1.36 मिलीमीटर। ओके, तो हाईलाइट करिए, इसको डायरेक्ट याद करना। ये तो हमें याद है, 2.244 मीटर। इसका याद करिए कितना, 1.36 मीटर। सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर किसमें है, मिलीमीटर में है, याद रखिएगा। ओके, चलिए इधर देखिए, प्रोकार्योट की बात करिए, जैसे ई कोलाई। आपको मालूम है कि वहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन तब भी डीएनए ऐसा नहीं कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है, वो कुछ प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, जिन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जिस रीजन में वो डीएनए लोकेट कर रहा है, जिस एरिया में पाया जा रहा है, उसको क्या बोला जाता है यार, अभी मत करना, नहीं बताया। न्यूक्लियोइड इज आल्सो नोन एज जीनोफोर एंड आल्सो कॉल्ड इनसिपिएंट न्यूक्लियस। ओके, तो ये है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होगा। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्मॉल लूप की लार्ज लूप, लार्ज लूप हेल्ड बाय। ओके, इसको बॉक्स में बंद कर। डीएनए न्यूक्लियोइड में लार्ज लूप के फॉर्म में पाया जाता है, प्रोटीन से एसोसिएटेड है, प्रोटीन से एसोसिएटेड है। ओके, अब इसके बाद एक हेडिंग लीजिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकार्योट। नोट करिए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, यहां लिखा पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकार्योट, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकार्योट। देखिए जरा, पैकेजिंग of DNA in eukaryote requires पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकार्योट रिक्वायर, है ना, रिक्वायर्स, लिखिए डीएनए, 1 2 3 करके नोट करिएगा। रिक्वायर्स डीएनए, एक तो डीएनए चाहिए, डीएनए, है ना। दूसरे नंबर पे लिखिए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए। दूसरा लिखिए हिस्टोन प्रोटीन, नोट कर लिया। तीसरे नंबर पे लिखिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन। दूसरे नंबर पे आपने लिखा हिस्टोन प्रोटीन, है ना। अब तीसरे वाले पे नोट करिए, क्या लिखोगे,
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, अब इसके बाद से ये नोट करना है। बचा हुआ है तो बाजू में कवर करें। बाकी हमें जो न्यूरल है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब हमें पढ़ना ही पढ़ना है, वही बच रहा है कनेक्टिव तो फिजियोलॉजी में कवर। अब जो क्लास नहीं करेगा वो, हाँ टाइम नहीं लेगा, 7:45 से पढ़ना शुरू हिसाब से